सूरज की धूप से खाना बनाना, इट सीम्स लाइक अ सुपर पावर, राइट? और सोचो प्लांट्स ये प्रोसेस डेली करते हैं। यस, उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो आज हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे 10 से 11th में आए हैं और उनका बेसिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम 11th में आए हैं तो काफ़ी चीज़ें चेंजेस होंगी और फोटोसिंथेसिस जो एक सिर्फ टर्म सुना था, एक डेफिनेशन हमने सुनी थी, अब वो कहीं ना कहीं एक पूरा चैप्टर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इस ब्रिज कोर्स में अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फोटोसिंथेसिस। गॉट इट? चलिए, तो सबसे पहले ये वर्ड क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है सबको पता है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। यानी कि मैम फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें वो जो प्लांट्स हैं जो कि खाना बना रहे हैं वो लाइट की प्रेजेंस में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, यानी कि सिंथेसिस कर रहे होंगे। अब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स करते हैं फूड का फॉर्मेशन, दैट्स इट, राइट? तो सिंपल सी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में, कौन सी लाइट की प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं धूप में खड़ा कर दूं सनलाइट में, तो क्या आप खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं उस प्लांट्स के अंदर ही और हमारे अंदर नहीं है या आपके अंदर नहीं है, जिसके वजह से आप खाना नहीं बना सकते या फूड का सिंथेसिस नहीं कर सकते, लाइट की प्रेजेंस में खाना नहीं बना सकते, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते। तो उसी प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है जो ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ी है, ठीक है? यहीं से हम शुरुआत करेंगे। दैट इज CO2, वाटर, दीज आर द रॉ मटीरियल। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, करेक्ट? तो वहां से प्लांट्स को मिल रही है CO2। कैसे लेंगे? लीफ में स्टोमेटा है, ये सब आपको पता है, इसलिए ज्यादा हम इसको डिटेल में नहीं समझेंगे। और वाटर, वाटर कहां से आएगा? रूट से आएगा, करेक्ट? तो ये रॉ मटीरियल्स हैं जिनको अब प्लांट्स यूज करेंगे, ठीक है? अब प्लांट्स धूप में खड़ा है, इमेजिन करते चलना है, ठीक है? प्लांट्स जो है धूप में खड़े हैं, पर क्या वो धूप को ऐसे यूटिलाइज कर लेंगे? नहीं। प्लांट्स जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं उनके ग्रीन वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा। कैसे करेगा? वो ग्रीन कलर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आपको पता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। और ये किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, करेक्ट? इतना हम सबको पता है। तो उस क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी है जो हमारे पास नहीं है, ठीक है? इसीलिए वही क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? उस सनलाइट को करता है ट्रैप और आगे की प्रोसेस प्रोसीड फर्दर करता है, ठीक है? अब वो सनलाइट क्यों चाहिए? कौन ट्रैप करता है ये समझ गए? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट करेगा क्लोरोफिल, वो पिगमेंट ग्रीन कलर का जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, करेक्ट? उसके बाद दूसरी बात, ये ट्रैपिंग हो क्यों रही है? ये सनलाइट हमें चाहिए क्यों? क्योंकि बेटा जी ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसे तोड़ना पड़ेगा। जो प्लांट्स हम बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़े, करेक्ट? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो इस वाटर के मॉलिक्यूल को ही तोड़ रहा है। और कौन तोड़ रहा है? लाइट की प्रेजेंस में तोड़ रहा है, करेक्ट हो गया? ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। अब आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट किसकी बात हो रही है? दैट इज C6H12O6। ये खाना बना रहा है, स्टार्च बना रहा है, दैट इज C6H12O6, ठीक है? ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ बताएंगे फटाफट से? ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, दैट इज द केमिकल एनर्जी, क्योंकि इसने कुछ प्रोड्यूस करा, कुछ प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? और साथ ही साथ इसने वाटर को स्प्लिट करके क्या बना दिया? O2 को रिलीज कर दिया, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी है जो हमने अभी तक समझी।
अब ध्यान से सुनेंगे, उसी से कंक्लूड करेंगे, और ऐसे ही बेटा जी हमें आंसर राइटिंग भी करनी होगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, 4 तरीके की चीजें इसमें आएंगी। पहला पॉइंट, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। आप सबको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है मैम? याद करिए, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इटसेल्फ इज मेटाबॉलिज्म। अब हो सकता है वो टूटने वाली प्रोसेस हो, दैट इज कैटा कट, टूटना, राइट। एनाबॉलिज्म हो यानी कि बनने वाली प्रोसेस, और यहां पे तो खाना बन रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। अभी और समझेंगे हम इसको डिटेल में, बट फिलहाल के लिए इतनी बात समझ में आएगी। एनाबॉलिज्म क्यों, कैटाबॉलिज्म क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे हमारा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बन रहा है। करेक्ट हो गई बात? चलिए, एंड वी आर सेइंग दैट इट इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक क्यों मतलब है? अब देखो ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पे एनर्जी कहीं पे भी रिलीज हुई? क्या मैंने आपको यहाँ पे कोई भी एनर्जी प्रोडक्ट में दिखाई? नहीं, बल्कि हमने यहाँ पे एनर्जी दी है इसको। कौन सी एनर्जी? रेडिएंट एनर्जी, सोलर एनर्जी। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन, जहाँ से हमें सोलर एनर्जी मिलती है। तो ये है आपकी सनलाइट, ये है आपकी रेडिएंट एनर्जी, करेक्ट। और इस रेडिएंट एनर्जी यानी कि जो आपकी सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी हमने दी, और जब भी किसी प्रोसेस को करवाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है बाहर से, ना कि प्रोड्यूस कर रही है वो प्रोसेस, तो हमें बाहर से देनी पड़ रही है, उसको बोलते हैं हम एंडरगोनिक प्रोसेस, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट वी आर सेइंग दैट फोटोसिंथेसिस जो है फिजिको केमिकल प्रोसेस है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस भी हो रही है और केमिकल प्रोसेस भी हो रही है। वर्ड्स को स्प्लिट करो ना, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बायोलॉजी में बेटा बहुत हाई फाई डेफिनेशन नहीं होती, वर्ड्स लो, स्प्लिट करो, उनका मीनिंग समझो, दैट्स इट। और वही चीजें आप आगे खुद डिकोड कर लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस क्या है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड टूट रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, तो फिजिकल प्रोसेस हो रही है। केमिकल प्रोसेस क्यों? क्योंकि बेटा जी सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कैसे? क्योंकि वहां कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। हमने प्रीवियस डेफिनेशन में देखा, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है केमिकल एनर्जी, है ना। रॉ मटेरियल्स का यूज करके हमने केमिकल एनर्जी बनाई, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट। और सोलर एनर्जी से बनी, क्लियर हो गया। तो हमने बोल दिया ये फिजिको केमिकल प्रोसेस भी है। अब इसको हम बोल रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं। आपने पढ़ा है कि ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं जिसमें रिडॉक्स मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो। एक तो प्रोसेस अलग से रिडक्शन होती है, एक तो अलग से ऑक्सीडेशन होती है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दोनों प्रोसेस हो रही हो, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। दोनों के इनिशियल्स ले आओ, अटैच कर दो, क्लियर हो गई बात। चलिए, अब ये मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए इसको यहाँ पे बनाया, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही इजी है बेटा, बहुत इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ देखो 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स लेंगे, कहाँ से आएंगे? सोचते रहो, एटमॉस्फेयर से आएगा, प्लांट एटमॉस्फेयर से लेगा, ठीक है। उसके बाद कितने? 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसको बैलेंस कर लेना। बस वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे? रूट से एब्जॉर्ब करेगा, करेक्ट। उसके बाद उस पे पड़ेगी धूप। अब उस धूप को ट्रैप करने के लिए कुछ पिगमेंट चाहिए था। कौन सा पिगमेंट? मैंने ऑलरेडी ग्रीन कलर से बनाया है, बताओ, क्लोरोफिल पिगमेंट। इसको हम CHL से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, करेक्ट। धूप पड़ी, ट्रैपिंग कर ली, किसने? क्लोरोफिल ने। अब क्या हुआ कि ये वाटर तो टूट गया, वाटर टूटा बेटा और ऑक्सीजन बना, यानी कि वाटर में बताओ H2O और ऑक्सीजन बनाया, यानी कि हाइड्रोजन हट गया, तभी तो उसने ऑक्सीजन रिलीज करा। यानी कि यहाँ पे बेटा जी हो गई ऑक्सीडेशन। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? फटाफट से बताइए, सोचिए। ऑक्सीडेशन तो मैम बोलते हैं जब या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए तभी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या हाइड्रोजन हट जाए, समझ गए? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना।
और अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा तो हाइड्रोजन का हटा दो, उसको भी ऑक्सीडेशन बोल लेंगे, सिंपल, दोनों ऑपोजिट चीज है ना। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन हट गया, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इस वाटर का। क्लियर हो गई, हम ये रिडॉक्स रिएक्शन को समझ रहे हैं कि क्यों हम फोटोसिंथेसिस को एक रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब हमें पता होना चाहिए रिडॉक्स बोल रहे हैं तो चलो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हमने समझ लिया, पर इसको मैम हम जो है रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे किसका, यहाँ पे था हमारे पास CO2 का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड था जो एटमॉस्फेयर से लिया, अब हमने सोचो उसको C6H12O6 में कन्वर्ट कर लिया, मतलब हमने नहीं, प्लांट्स ने, ठीक है। तो C6H12O6, तो जो CO2 था जिसमें सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, उसमें किसका एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का, तो ऑब्वियसली इसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन, सिंपल एज दैट, चीजों को आराम से डिकोड करते हुए चलना, ठीक है। तो यहां पे हमने बोल दिया कि जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स 6 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ध्यान रहे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होना चाहिए फॉर द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, तो उसके बाद वो C6H12O6 बनाएगा और O2 को रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में, करेक्ट, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए व्हाट वी हैव, अब यहाँ पे जो चीज हमने समझ ली फटाक से बस यहाँ पे लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ना भी क्या है समझ लेते हैं। अब देखो मेटाबॉलिज्म, मैंने बोला जितनी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो 2 टाइप की, या तो कुछ बन रहा है या तो कुछ टूट रहा है। अगर कोई चीज बन रही है तो क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म, यानी कि बन रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं। कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लार्जर मॉलिक्यूल। अब क्योंकि कोई चीज बन रही है तो क्या मैं इसको फॉर्मेटिव, बन रहा है फॉर्मेशन हो रहा है, बोल सकते हैं फॉर्मेटिव प्रोसेस, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या मैं इसको कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हमने बोला था फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो बना रही है पर उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए हमने नीड ऑफ एनर्जी बोला, और नीड ऑफ एनर्जी बोलने के वजह से बेटा जी हमने बोला दैट इट इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। टर्म्स की मीनिंग याद रखना, ठीक है। और क्या हम इसको सिंथेटिक प्रोसेस बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट वी हैव कैटाबॉलिज्म, कैटा सी से कैटा, सी से कट, ऐसे याद रखो। तो इसने बड़े मॉलिक्यूल को ना छोटे छोटे में तोड़ लिया। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ खाना खाते हैं और उसको जब हमें ऑक्सीजन मिलता है तो उसकी ब्रेकडाउन होती है छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में, तो ये टूटने की प्रोसेस है। तो जो डाइजेशन है बेटा जी वो क्या है, आपका कैटाबॉलिज्म है। लार्ज जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, करेक्ट। चलिए लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट गए, तो क्या इसको हम ब्रेकडाउन प्रोसेस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इसको हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। उसके बाद इसमें अब क्योंकि चीजें टूट रही हैं, ठीक है, इसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब खाना टूटता है तो क्या होती है, हम खाना खा रहे हैं, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, उसकी प्रेजेंस में खाना टूट रहा है, तो हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। अगर मैं बोल रही हूं, आपको पढ़ा रही हूं, आप सुन रहे हैं, एवरीथिंग रिक्वायर एनर्जी, तो कैसे आएगी, डाइजेशन से आएगी। और वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पे एनर्जी का रिलीज होता है। इसीलिए बेटा जी इसको एंडरगोनिक नहीं, इसको क्या बोलेंगे, एक्सरगोनिक प्रोसेस, यानी कि जिसमें रिलीज हो रही है एनर्जी, लग दे नहीं रहे हैं, रिलीज हो रही है, मतलब ये एज अ बाय प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रही है। अब हम बोलते हैं कुछ टर्म्स कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं मैम, फोटोट्रॉफ्स हैं मैम, लाइट की प्रेजेंस में खाना बना रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, इसलिए ऑटो मीन्स क्या होता है ना, जैसे ऑटोमेटिक कार्स होती है, तो ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद सेल्फ सफिशिएंट है, खुद का खाना खुद बना सकते हैं। क्या हम बना सकते हैं? अब ये मत बोलना कि हम किचन में जाके खुद खाना बना सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स तो तुम प्लांट्स के यूज कर रहे हो, है ना। हम अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, हम डिपेंडेंट हैं, हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो हमें ये बेसिक टर्म्स भी बहुत बार जो है नहीं क्लियर होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स समझ में आ गया, फोटोट्रॉफ्स जो आपके किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। अब मैंने लिखा है लिथोट्रॉफ्स, यानी कि वो इनऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज करते हैं या ऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। अब आप थोड़ी देर सोचिए, अभी इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, कि ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोट्रॉफ्स क्या होते हैं और लिथोट्रॉफ्स क्या होते हैं।
क्योंकि इन दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि एक जो है इनऑर्गेनिक सोर्स से खाना बनाता है, एक ऑर्गेनिक सोर्स से बनाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सोर्सेस क्या है। कुछ बच्चों को हो सकता है पता होगा, बट सबको नहीं पता होगा। अभी हम समझेंगे, ठीक है, देखेंगे आगे। तो हमने बोला फोटो ऑटोट्रॉफ्स, लिथोट्रॉफ्स, तो इसीलिए ना हम इसको फोटो ऑटो लिथोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लांट्स में हो रही हैं। इसी टाइप के लाइट की प्रेजेंस में खाना बना रहा है, खुद खाना बना रहा है। इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक चीज़ को यूज़ कर रहा है, वो भी देखेंगे किसके बेसिस पे क्या बोला है। तो ये आपके टर्म्स हैं। और पर्टिकुलरली एनिमल्स का भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया है, प्लांट्स की बात अलग। अगर ह्यूमंस या जो हम हैं, हम भी एनिमल्स हैं, राइट, तो हम भी एनिमल्स हैं। उन एनिमल्स में हेट्रोट्रॉफ्स हैं, किसी और पे डिपेंडेंट है, ठीक है। कोई अपना खाना खुद तो नहीं बना लेता, नहीं बना पाएगा, ठीक है। हमारे पास वो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, ठीक। और ऑर्गेनोट्रॉफ्स हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऑर्गेनोट्रॉफ्स कौन है, ऑर्गेनिक सोर्स से बनाते हैं, जो रिलेट हो रहा है। ऑर्गेनोट्रॉफ, सिंपल एज दैट, वर्ड को समझ लो। ऑर्गेनोट्रॉफ्स जो ऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज करेंगे, लिथोट्रॉफ्स जो इनऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, ठीक है। कीमो हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि केमिकल, हम क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनोट्रॉफ्स ऑर्गेनिक सोर्सेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स में कंपेयर किया। बहुत इजी है, आपको पता है। ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना पाएंगे उनको ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहेंगे। जैसे कि हम CO2 H2O ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन का रिलीज कर रहे हैं, सिंपल। और ये C6H12O6 जो खाना इनको मिल रहा है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, CO2 रिलीज हो रहा है और वाटर भी आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे क्या है, फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स मतलब फोटो मीन्स अभी बताया फोटोसिंथेसिस, फोटो लाइट है ना, कीमो मीन्स केमिकल एनर्जी, केमिकल्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो जो फोटोट्रॉफ्स हैं यानी कि प्लांट्स, और कीमोट्रॉफ्स कौन है, हम, ठीक है। तो फोटोट्रॉफ्स क्या है, डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द रेडिएंट एंड सोलर एनर्जी, ऑब्वियसली अभी पढ़ा हमने, है ना। और ये क्या कर रहा है, रेडिएंट एनर्जी को यूज कर रहा है और अपना खाना बना रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल कंपाउंड्स का, कौन यूज कर रहा है, हम आ रहे हैं इसमें, ठीक है। ये C6H12O6 और ऑक्सीजन का यूज कर रहा है ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, तो CO2 रिलीज करेगा, वाटर, और बेटा जी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, अभी बताया था मैंने कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो एनर्जी रिलीज करेगा। हम खाना खा इसलिए रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, और वो एनर्जी तभी मिलती है जब वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं उसकी प्रेजेंस में टूटेगा और हमें एनर्जी रिलीज करेगा। अब वो एनर्जी हो सकता है ATP के फॉर्म में हो या फिर हीट के फॉर्म में हो, करेक्ट। खाना खाते खाते बहुत पसीना भी आता है ना। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक है जो हो सकता है काफ़ी नया हो आपके लिए, बट डोंट वरी, बहुत ईजी है एकदम ना, बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाली हूँ, बस ध्यान से एकदम सुनेंगे, ठीक। हमारे ग्रीन प्लांट्स क्या है, हमारे लिए खाना बना रहे हैं, वो अपने लिए बना रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, वी आर ह्यूमंस, हम हर जगह जो है अपने बेनिफिट्स देखते हैं, ठीक है। तो मतलब वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं, करेक्ट। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में खड़े होकर मस्त करके खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल फूड, पूरा का पूरा फूड जितना उन्होंने बनाया ना, उसको हमने बोल देते हैं ग्रॉस। क्या बोलते हैं, ग्रॉस, मतलब कंप्लीट। ध्यान से सुनते रहना, मतलब जितना भी खाना अभी उसने बनाया है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उसको हमने बोलेंगे ग्रॉस। और उसको बोलते हैं हम, इनिशियल लेवल है तो प्राइमरी, और वो उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसने प्रोड्यूस करा है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि GPP। कौन सी GPP है, मतलब जो फर्स्ट लेवल पे है, जितना टोटल खाना उसने बनाया है, जो भी प्रोड्यूस करा है, जितना भी खाना प्रोड्यूस करा है, दैट इज GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद सेकेंडरी आता है, उसके बाद टर्शरी आता है ना, तो अभी प्राइमरी बोलेंगे, करेक्ट हो गई इतनी बात। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बेटा क्या वो खाना सिर्फ ऐसे ही रहता है, नहीं, उसको भी रेस्पायर करना है, और उसके रेस्पिरेशन में भी क्या लगेगी बेटा, एनर्जी लगेगी, खाना लगेगा, तभी तो वो खाना बना रहा है, उसकी लाइफ सस्टेन तभी तो रहेगी। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी चले गई, यूज्ड हो गई, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है यूज्ड हो गया, किस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ठीक है। जब वो रेस्पायर कर रहा है तो कुछ अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि अगर टोटल फूड है आपका जो वो बना रहा है, मान लो लेट्स से 100 kg बना रहा है, ठीक है, और उसने अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस, सांस लेने में क्या करा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कितना ले लिया,
20 kg जो है यूज कर लिया। अब 20 kg यूज कर लिया, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? तो जो बचा, ठीक है, अच्छा हाँ, इसको हम बोलेंगे कि इसका रेस्पिरेटरी लॉस हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसने खाना बनाया था उसके बाद उसने यूटिलाइज कर लिया, तो वो उसका रेस्पिरेटरी लॉस हो गया, करेक्ट। उसके बाद जो रेस्ट रह गया, रेस्ट क्या रहेगा? जो उसके पास नेट रह गया, हम बोलते हैं ना कि नेट इतना, अच्छा मेरे पास 40,000 सैलरी के आए थे, उसमें मैंने इधर उधर घूमने में लगा लो 30,000 उड़ा दिया, अब रेस्ट मेरे पास कितने बचे? नेट कितना गेन किया आपने, नेट कितना रहा आपके पास? दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट्स इट, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि इसके पास ज़्यादा है और आपके पास कम। सिर्फ 10,000 बचाए आपने तो ज़्यादा बचाना है, ठीक है। तो 100 kgs में से 20 kgs ने रेस्पिरेटरी लॉस में चले गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी लॉस में चले गया, और उसके बाद रेस्ट कितना रहा आपका? 80 kgs जो रहा, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि ये क्यों बचा, ये कहाँ जा रहा है? अब ये जा रहा है बेटा नेक्स्ट लेवल पे। उस प्लांट्स को कौन खाएगा? उनको खाएंगे हेटेरोट्रॉफ्स, हम जैसे लोग। तो हमारे में अब जो 80%, 80% मान लो या 80 kgs मान लो, वो नेक्स्ट में ट्रांसफर हुआ। वो कौन सा? क्या ये पूरा ट्रांसफर हो गया? नहीं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं ट्रांसफर हुई, थोड़ा तो उसने यूटिलाइज कर लिया, जो रेस्ट रह गया वो ट्रांसफर कर दिया, गॉट इट। तो इट विल बी अवेलेबल टू दी कंज्यूमर्स, जो भी कंज्यूम करेगा, चाहे वो ग्रास हॉपर हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, ठीक है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब ये लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इतनी बात कर रहे हैं कि इसी के अंदर वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, पूरी प्रोसेस इसके अंदर चलनी है, तो एक छोटा सा ओवरलुक हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर और उसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक है बेटा जी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई, एक है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक। अब इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हमने बता दिया। इसके अंदर जितना भी पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इतने पोर्शन में, जहाँ पे अभी मैं अपना ये हाथ ऐसे बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये पूरा पोर्शन स्ट्रोमा कहलाया जाता है, ठीक। अब इस स्ट्रोमा में एक कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन इस तरीके से स्टैक्ड है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए, ये जो कॉइन्स हैं वो इस तरीके से स्टैक्ड हैं। ये दिख रहा है एक कॉइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से स्टैक ऑफ कॉइन्स होते हैं। पहली बात आपसे पूछेंगे एक कॉइन को क्या बोल रहे हैं, तो इस कॉइन को हम बोलते हैं, इस एक कॉइन को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ध्यान रखेंगे, इस एक कॉइन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी? थाइलाकॉइड बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो जब एक के ऊपर एक स्टैक हो जाता है, तो वो पूरा जो ये स्ट्रक्चर बना रहा है, कैसा? ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रैना, यानी कि ग्रैना इज द स्टैक ऑफ कॉइन्स। ग्रैना इज द स्टैक ऑफ कॉइन्स। और मैं पूछूं ग्रैना की यूनिट बताओ, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी की एक फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है? सेल, हर किसी को पता है, रटाया भी है और वैसे बेसिक पता भी होगा, है ना। तो वैसे ही जो ये पूरा कंप्लीट है, दैट इज दी आपका ग्रैना, और उसकी यूनिट क्या है? थैलाकॉइड। कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा ओवरऑल है ग्रैना, और उसकी एक कॉइन को हम क्या बोल रहे हैं? थाइलाकॉइड, करेक्ट, ठीक है। अब ये एक थैलाकॉइड, ये आपका एक ग्रैना, ये दूसरा ग्रैना, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इनकी दोस्ती यारी जो बन रही है, ये बन रही है इससे। इसको क्या बोल रहे हैं हम? इसको बोल रहे हैं हम स्ट्रोमल लेमेला, ठीक है, स्ट्रोमल लेमेला हम इसको बोल रहे हैं। अब इसके पास एक और चीज होती है, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो क्लोरोप्लास्ट है, ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। मतलब सेल के ऐसे पार्ट्स हैं जिनके पास आधी कैपेबिलिटी है कि वो अपना, मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, पर आधे तौर पे, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स के लिए वो मैंने बताया था आपको कि वो न्यूक्लियस पे भी डिपेंडेंट होते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ों ये अपनी खुद की बना देते हैं, मतलब हाफ ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी सुना होगा आपने, है ना। तो इसमें खुद का राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री, खुद की प्रोटीन फैक्ट्री है इसकी। 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है। अभी हम डिटेल में बढ़ेंगे आगे कि राइबोसोम कितने टाइप के हैं, फॉर द टाइम बीइंग ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, इसके पास खुद का, बेटा खुद का इसके पास क्या है? यहाँ पे है डबल स्ट्रैंडेड, ध्यान से देखना, एक स्ट्रैंड ये है बाहर वाला जो मैंने बनाया, एक है अंदर वाला, तो इसके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। और कितना है? क्या इसके एक के अलावा कुछ और दिखा? कहीं और बनाया है? नहीं बनाया। तो ध्यान रखना, एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है,
करेक्ट, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब इसमें मैंने एक चीज और बनाई है, दैट इज दिस पोरिन प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए कि जो पोरिन प्रोटीन है, पोरिन, पोरस, यानी कि परमेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, परमिशन देगी। ये बोलेगी एक्स्ट्रा जो परमेबिलिटी क्लोरोप्लास्ट के पास होती है वो इसी पोरिन प्रोटीन के वजह से होती है। अगर मेरे पास पोरिन प्रोटीन है यानी कि परमिशन अंदर ज्यादा आ पाएंगे। समझ में आ गई? तो यानी कि इसके पास अगर पोरिन प्रोटीन है, पोरस प्रोटीन है, तो यहां से जो सब्सटेंसेस होंगे उनको परमिशन ज्यादा मिल पाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल। Why so? Because there is porin protein that is present in the outer membrane of the chloroplast. इससे साफ क्लियर हो रहा है that chloroplast is double membrane. क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि क्लोरोप्लास्ट एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, डबल, तो याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेन है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी आता है, वो आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये प्यारी प्यारी सी इमोजी मैंने आपके लिए बनाई है। हंसते रहिए, मस्त रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। इन केस अगर आपको कोई भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ये तो मैंने सोचा कि आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, मैंने इस पर अभी आपके लिए सेशन बनाया। ठीक है, अब आगे की जो वीडियोस आएंगी वो आप डिसाइड करेंगे। आप जो भी आपके एरिया ऑफ कंसर्न है, जहां प्रॉब्लम है, जहां आपको लगता है कि आपके बेसिक्स और स्ट्रांग होने चाहिए, 10th में थोड़ा इधर उधर हो गए, या हो सकता है 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें आपको कमेंट करना है अपनी क्लास और अपना टॉपिक। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।